हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंडिया इज़राइल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम इंडिया इज़राइल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा मतलब होता है बायलेटरल रिलेशंस की बात करना। तो हम लोग बायलेटरल रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और बायलेटरल रिलेशनशिप्स में देखो अलग अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो एक एस्पेक्ट जैसे हो गया कि मिलिट्री एस्पेक्ट हो गया, एक इकोनॉमिक टाइज में रिलेशनशिप आपका चला गया, ठीक है। तो ये ऑल एंड ऑल अगर हम बात करते हैं इंडिया और इजराइल की, तो इंडिया ने फुल डिप्लोमेटिक टाइज जो है इजराइल के साथ 1992 में इस्टेब्लिश कर लिए थे। फिर विद टाइम जो है इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कहा जाए तो दोनों ही कंट्री जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव इकोनॉमिक, मिलिट्री एज वेल एज स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स की ही अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स में इंडिया लार्जेस्ट बायर है इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। लार्जेस्ट बायर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट बायर ऑफ इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ऐसे ही अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया को। क्यों? क्योंकि पहला डिफेंस सप्लाई सबसे ज़्यादा जो है इंडिया डिफेंस की जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो रशिया को सप्लाई करता है, इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर माना जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात ये देखते हैं इंडिया और इजराइल की 1999 से लेकर के 2009 तक का, अगर हम इनका पूरा देखें कि किस तरीके से इनके रिलेशनशिप्स आगे बढ़े हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे थे, तो मिलिट्री बिजनेस जो है दोनों ही नेशन के बीच में अराउंड देखा जाए तो डेटा के अकॉर्डिंग इट्स अराउंड $9 बिलियन। $9 बिलियन का एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स में इनका बिजनेस चला है, मिलिट्री बिजनेस चला है। मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाइज़ की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों टाइज़ की, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक टाइज़ की अगर बात करते हैं तो दोनों ही नेशंस जो हैं वो काफ़ी, अगर आपने अभी रिसेंटली देखे हो कि बहुत सारी वेब सीरीज़ वगैरह भी बनी है इज़राइल पर, और उसमें इंडिया का भी कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है। तो क्या है कि और इंडिया में जैसे अब टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह है तो वो हर जगह के रहते हैं, और उससे क्या है कि दोनों ही कंट्रीज़ अफेक्टेड हैं। अब जैसे इजराइल भी अफेक्टेड है टेररिस्ट ग्रुप से, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, एंड देन इंडिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो उससे क्या होता है कि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग पे काम करते हो। तो ये एक मेजर पॉइंट बन करके सामने आता है इंटेलिजेंस शेयरिंग का। ऑलराइट, तो ये आपको पॉइंट नोट करना है। जो जितने भी जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए उन पर इंटेलिजेंस शेयरिंग का और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, ये एक पॉइंट है जिन पर दोनों ही कंट्रीज़ काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करती हैं और दोनों कंट्री साथ में मिलकर के काम भी करती हैं। 2014 से देखें तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर रहा है इजराइल का, और 10th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी रहा है ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो, ठीक है। तो अब जो है अगर हम एक हायर लेवल पे देखते हैं तो ये फॉर्मल जो एक्नॉलेजमेंट होती है इस रिलेशनशिप की हायर लेवल्स पे, पहली बार ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए कि बहुत सारे एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ ये कवर करती है, जैसे डिफेंस के, होमलैंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, और अब तो एजुकेशन में भी ये शेयर करते हैं और इवन आउटर स्पेस में भी शेयर करते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट बन करके सामने आया है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो डिस्कस करते हैं ये अलग अलग चीज़ों के बारे में। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी इंडिया की पॉलिसी भी ऑल्दो डिस्कस कर सकते हैं, तो कि किस तरीके के रिलेशंस रहे थे। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि पुराने टाइम के क्या रिलेशंस थे, और आगे का लेक्चर आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखो 1992 से प्रेजेंट तक का ये पूरा सीरीज़ किस तरीके से चली है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता ही है कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की थी, नॉन अलाइंड पॉलिसी, एंड ये प्रो अरब पॉलिसी इंडिया फॉलो करता था, राइट। अब क्या हुआ था 1992 में इंडिया ने फॉर्मली अपने रिलेशंस इजराइल के साथ इस्टेब्लिश कर लिए थे, ठीक है। कैसे? 1992 में इंडिया ने अपनी एक एम्बेसी तेल अवीव में ओपन करी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि एक ये मैसेज चला गया था, ये फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गए थे इंडिया और इजराइल के दोनों के रिलेशन। अब दोनों की ही रिलेशन, दोनों के बीच के जो टाइज़ हैं उसके बाद से ये फ्लरिश करने लगे थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही कॉमन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है एक तो, ठीक है, और कॉमन
सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, दोनों के सेम ही तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। टेररिस्ट वगैरह से ही तो ये लोग परेशान हैं, जिनसे वो परेशान हैं इनसे ये परेशान है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फिर एक OIC का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। OIC इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जब ये इस OIC का जब फॉर्मेशन होता है तो इससे क्या होता है कि इंडियन मुस्लिम के जो सेंटिमेंट्स होते हैं ये निगलेक्ट कर देते हैं और इंडिया को पाकिस्तान के द्वारा जो है ब्लॉक कर दिया जाता है कि वो OIC को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो OIC जो है वो बेसिकली एक कॉज माना जाता है डिप्लोमेटिक शिफ्ट का। OIC इज़ कंसिडर्ड टू बी द कॉज ऑफ डिप्लोमेटिक शिफ्ट। ऑल राइट, अब हुआ क्या कि डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर देखा जाए तो दोनों ही कंट्रीज़ ने काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की हैं। ऑल्दो इंडिया ने रिपीटेडली इजरायली मिलिट्री एक्शंस, जितने भी इसराइल जो है जो भी मिलिट्री एक्शंस पैलेस्टीन में लेता है, तो इंडिया ने विद टाइम उन मिलिट्री एक्शंस को कंडेम भी किया है कि ठीक है ये गलत है ये सब करना और आप जो है गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है, रिपीटेडली कंडेमनेशन किया है। बट ये भी कहा जाता है कि इंडिया ने काफ़ी हद तक एक फ्रेंडली रिलेशंस जो है, जब एक्शंस की बारी आती है तो इंडिया इजराइल के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखता है। अब इजराइल और हमस, अगर किसी ने एक वेब सीरीज़ देखी हो फौदा, वो एक वेब सीरीज़ है, तो उसमें हमस के बारे में अगर आप किसी ने नहीं देखी तो यू शुड वॉच इट, इट्स अ गुड वेब सीरीज़। तो उसमें क्या होता है कि हमस और इजराइल के बीच में, इन दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन्स लगी रहती हैं, ठीक है। इंडिया और इजराइल और गाज़ा के बीच में ये जो टेंशन्स है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई हुई हैं वहाँ पर। तो जब एक टेंशन्स का जब हाइट था इजराइल और हमस के बीच में, जुलाई 14, 2014 का ये टाइम होता है जब इजराइल और हमस इन दोनों के बीच में टेंशन्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इंडिया जो है एक कंडेमनेशन दोनों ही साइड्स के लिए देता है कि भाई दोनों ही लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इंडिया का कंडेमनेशन दोनों साइड्स के लिए रहता है कि दोनों ही साइड जो हैं वो वायलेंस कर रहे हैं। और इजराइल को इंडिया ये भी कहता है कि आप जो है वो अपना ये जो डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स आप करते हो गाज़ा में, उसको आपको रोक देना चाहिए, ठीक है। तो लोग ये भी कहते हैं कि आप पैलेस्टीनियन कॉज से जो है वो हट रहे हो। इंडिया को काफ़ी बार ये ब्लेम भी किया जाता है। ऑल्दो हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी पहले की, सुषमा स्वराज, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया की पॉलिसी जो है वो पैलेस्टीन के तरफ बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। वो लोग पैलेस्टीन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से पैलेस्टीन को इंडिया का सपोर्ट है। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इजराइल के साथ भी हम अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं और हम पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक कॉज पर, ये चीज़ पर मेंटेन रही है इंडिया। तो फिर क्या होता है कि विद टाइम जो है इंडिया के इजराइल के साथ रिलेशनशिप्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये रहते ही हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऑल्दो सुषमा स्वराज ने खुद से ही कि ऑपोजिशन की एक डिमांड थी राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करने की, जिसमें इजराइल को कंडेम किया गया था। ये जो 2014 के इजराइल गाज़ा जो वायलेंस होता है ना, जो कन्फ्लिक्ट होता है, इजराइल और गाज़ा का कन्फ्लिक्ट होता है, ये पूरे कन्फ्लिक्ट के लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होने लगा था इजराइल के अगेंस्ट, मतलब इजराइल को गलत कहने के लिए, इजराइल को कंडेम करने के अगेंस्ट। तो सुषमा स्वराज ने खुद ही जाके ये रोक दिया था, ये ब्लॉक कर दी थी ऑपोजिशन की ये डिमांड को, ये कहते हुए कि इंडिया के इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ ही काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है। इसलिए ऐसा अगर कोई भी मूव आता है, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास करने का कोई भी ऐसा मूव जो है वो उनके रिलेशनशिप इजराइल के साथ ख़राब कर देंगे। तो वो सब भी हमारी फ्रेंडशिप के लिए, इजराइल के साथ हमारी फ्रेंडशिप के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो भी अच्छा नहीं है। उसके बाद एक सिंबॉलिक जेस्चर भी देखा गया था, यहाँ पर आप सिंबॉलिक जेस्चर आप मेंशन कर सकते हो। तो ये देखा गया था कि जब ब्रिक्स नेशन में जितनी भी ब्रिक्स नेशंस हैं, इंडिया ने उनको बाकी ब्रिक्स नेशन को ज्वाइन किया था जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में एक प्रोब चला था कि जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं गाज़ा में, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो गाज़ा में हुआ है उसके अगेंस्ट एक प्रोब चला था। तो इसमें इंडिया ने सारे बाकी के ब्रिक्स नेशन को भी ज्वाइन किया था, और जिसमें से एक
मिक्स्ड रिस्पॉन्स इसने जनरेट किया था मीडिया में, एनालिस्ट ने इंडिया में, कि कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है ये, कुछ लोग कह रहे थे कि गलत है, इजराइल के साथ ये हो जाएगा रिलेशनशिप इंडिया का, ऐसा हो जाएगा। तो अलग अलग मिक्स फीलिंग्स रहती हैं सबकी, ठीक है। तो उसके बाद जब UNHRC की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा जाता है कि इजराइल ने ये वॉर क्राइम्स जो है वो कमिट किए हैं, और ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है वॉर क्राइम इजराइल ने कमिट किए हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ को पुट टू वोट किया जाता है, मतलब वोट करने के लिए रखा जाता है इसको। और इसमें क्या सामने आता है, इंडिया जो है वो एब्सटेन कर जाती है इसमें वोटिंग से। तो इंडिया कुछ भी वोट नहीं करती, इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, कुछ भी वोटिंग नहीं करती। और 5 कंट्रीज़ में से एक कंट्री जो है उसमें कुछ लोग वोट करते हैं, कुछ लोग वोट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें है कि बट 41 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने ऑल्दो एक फेवर में ही वोट किया था कि हाँ इजराइल ने ये वॉर क्राइम किया है, और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स थी जिसने अगेंस्ट में वोट किया था। इंडिया ने तो बिल्कुल एब्सटेन ही कर लिया। तो इजरायली कॉन्वॉय जो है इंडिया में, उन्होंने इंडिया को थैंक्स भी किया था कि उन्होंने ये चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली जो एक कहा जाता है एंटी इजराइल बैशिंग रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है, एंटी इजराइल बैशिंग रेजोल्यूशन। तो ये चीज़ के लिए कहा था इजराइल ने, इंडिया को थैंक किया था कि आपने ये सपोर्ट नहीं किया सिंस आपने एब्सटेन कर दिया, तो दैट वाज गुड, ठीक है। तो इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इंडिया शोड फॉर इजराइल। तो ये चीज़ें हमेशा से देखी गई हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है तो अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आगे का पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के एरियाज़ कौन से हैं। जैसे इकोनॉमिक एंगेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ लेड बाय स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ। इजराइल जो है इंडिया को काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पर सामान देता है, नेचुरल गैस फाइन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फिजिकल पॉलिसीज़, इसमें हम डील करते हैं। अगर हम बायलेटरल मर्चेंडाइज ट्रेड पे भी देखा जाए तो डिफेंस को अगर आप उसमें से हटा दो तो वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। एक्सपोर्ट्स जो जाते हैं इंडिया से वो भी काफ़ी अच्छे जाते हैं इजराइल की तरफ। तो ये दोनों का ही अच्छा सपोर्ट रहता है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग पार्टनर की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक पर ही अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है इजराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। देन आफ्टर दैट अभी रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाए तो बायलेटरल ट्रेड जितना भी है वो बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करने लगा है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रीकल्चर, IT, टेलीकॉम हो गया, होमलैंड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। मेजर एक्सपोर्ट्स जो हैं इंडिया के जो इजराइल में जाते हैं, जैसे प्रेशियस स्टोन्स हो गए, इसमें चले गए, मेटल्स हो गया, केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स, ये सब चीज़ों पे जाते हैं। फिर मेजर जो इम्पोर्ट आते हैं इजराइल से वो कौन कौन से हैं, जैसे केमिकल्स, मिनरल प्रोडक्ट्स है, बेस मेटल्स है, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये है एक, अगर मैं एक मेजर आइटम की बात करूं तो पोटैश एक ऐसा मेजर आइटम है जो इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है इजराइल के द्वारा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की अगर बात करते हैं तो इजराइल का एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर जो है वो उनकी इनोवेशन, ग्लोबल लीडरशिप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पावर पे ये हाईलाइट किया जाता है। जॉइंट इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड अगर ये कर लिया जाए तो इट विल वर्क वंडर्स, ठीक है। तो इन दोनों का जो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो इस चीज़ पर भी बेस्ड है। सिंस इस पॉइंट को आप मेक इन इंडिया से भी कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इंडिया इज़ ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड थ्रू मेक इन इंडिया के एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहा है अब। देन लेसन्स इन एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन। इजराइल का आपको पता ही है कि कितना छोटा सा देश है और आसपास सारे वाटर से जो है घिरा हुआ है। तो उसमें क्या है कि इतना मतलब आप पानी को किस तरीके से कंजर्व करना है उसका अगर बेस्ट एग्जांपल अगर माना जाता है, इजराइल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। इजराइल ने अपनी जो रेन डेफिशिएंसी है वो अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जितने भी हैं उनको डेवलप करके उन्होंने अपनी रेन डेफिशिएंसी को भी टैकल किया है। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है, प्योरिफिकेशन, डीसैलिनाइजेशन टेक्निक्स की या वाटर रीयूज़ की बात आती है तो इजराइल ने आउट परफॉर्म किया है हमेशा, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर पे लेसन्स लेने हैं तो इजराइल इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है।
अब इंडिया इजराइल डिफेंस कोऑपरेशन, अच्छा ये जो है ये एक मेजर पॉइंट्स आते हैं, अब इस पे ध्यान देना है। देखो इंडिया इजराइल का जो ये मिलिट्री कोऑपरेशन है ये तो काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, डिफेंस कोऑपरेशन अगर माना जाए तो। स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाइज जो हैं इंडिया और इजराइल के, वो उनके अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा ये ड्रिवन है, ठीक है। दोनों का अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट है, तो उसी के द्वारा उनके डिफेंस जितने भी ये बायलैटरल टाइज हैं वो उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे इंडिया का जो लॉन्ग शॉर्ट गोल था मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का, और इंडिया इजराइल का एक कंपैरेटिव एडवांटेज था अपनी जितने भी आर्म्स इंडस्ट्री है उनको और कमर्शलाइज करने का, ठीक है। फिर अब इनका जो डिफेंस कोऑपरेशन है और ज़्यादा वाइड हो गया है, अलग अलग चीज़ें इंक्लूड कर ली हैं इसने। जैसे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, जैसे अब यहाँ पर आपका स्पेस है, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब भी आ गया, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब टेक्नोलॉजीज़ जो इंडिया के द्वारा इंपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, कौन कौन सी है। एक तो है आपकी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो ये एक मल्टी मिशन टैक्टिकल यूएवी है बेसिकली। इससे क्या होता है कि आपका सर्विलेंस करने के काम आता है, ठीक है। आपका सर्विलेंस के या टारगेट आपका एक्विजिशन के, ठीक है। फिर आपकी आर्टिलरी एडजस्टमेंट, ये आप पॉइंट्स नोट कर लो, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। एंड डैमेज असेसमेंट, डैमेज असेसमेंट के काम आता है, ठीक है। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ये इंडिया इंपोर्ट करता है, तो ये टेक्नोलॉजी इसकी बात आती है, इजराइल इज़ टू गुड। अब नेक्स्ट एयर डिफेंस, जैसे कि बैरक एक सिस्टम हो गया एयर डिफेंस का, ठीक है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करती हूँ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, जैसे हर्मीज 900 है, दिसंबर 2018 में अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स है, उन्होंने ये पहला इंडिया इजराइल जॉइंट वेंचर जो है डिफेंस में, ये हैदराबाद में इन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो कौन सा है ये आप नोट कर लो, ये भी दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो अच्छा क्वेश्चन एक बन जाएगा, आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा, हर्मीज 900, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो फैसिलिटी है वो बेसिकली हर्मीज 900 जो है वो जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव जो हर्मीज 900 है वो अलग अलग वेदर टेरेन्स में डिप्लॉय करी जाएंगी, तो ये सब चीज़ों पे को ये मैन्युफैक्चर करेगा इस तरीके की फैसिलिटी को। फिर एक और है, अगर आपको ये भी नोट करना, हेरॉन एक और है, ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम है जो कि जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये बनाया गया। नेक्स्ट, अब एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो बैरक एक जैसा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिया इंपोर्ट करता है इजराइल से। बैरक क्या है बेसिकली, इट इज़ अ सर्फेस टू एयर मिसाइल, ऑलराइट, इट इज़ अ सर्फेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये जो है जितने भी लो रेंज एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है वहाँ पर भी डिप्लॉय की जा सकती है। इंडिया में अगर हम देखा जाए तो बैरक वर्जन जो है उसको बैरक 8 कहते हैं, नेवल वेसल्स के लिए इसको बैरक 8 कहा जाता है, ऑलराइट, दिस शुड बी इन कैपिटल, ऑलराइट। अब मिसाइल्स की फिर बात कर सकते हैं हम, एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि मिसाइल्स का, कि और भी टेक्नोलॉजीज़ जो इम्पोर्ट की जाती हैं, जैसे स्पाइक एक मिसाइल है, ये आप नोट कर लो, स्पाइक एक मिसाइल है, ये 4th जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। तो इनका जो रेंज है वो अराउंड 4 किलोमीटर्स का है और ये फायर एंड फॉरगेट मोड पे चलती हैं, फायर एंड फॉरगेट मोड, ऑलराइट। तो ये आप एग्जांपल्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो आपका आंसर इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। फिर एक है क्रिस्टल मेज, एक है, ठीक है, क्रिस्टल मेज। इसमें क्या है कि ये एक इंडियन वेरिएंट है, ये भी एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, पर ये एक इंडियन वेरिएंट है, ठीक है। तो ये इंडिया बेस्ड राफेल और यूएस बेस्ड लॉकहीड मार्टिन के द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई है, ऑलराइट। अब सेंसर्स की बात कर लेते हैं, जैसे सर्च, ट्रैक एंड गाइडेंस, रेडार एंड फैल्कॉन। तो सेंसर्स क्या है, अगर हम इसका एक लॉन्ग देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली सेंसर्स का, तो अलग अलग हैं। जैसे कि अगर फैल्कन की बात करती हूँ मैं,
तो फैल्कन में ये एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसको इंडियन एयर फोर्स की आइज इन द स्काईज भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइज इन द स्काईज, ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो ये एक बेसिकली एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो फैल्कन जो है वो जितना भी जैसे सर्विलियंस हो गया या विजुअल, जैसे जो चीज़ें तो दिख रही हैं, ठीक है, आपको जैसे अगर कोई वॉर होती है, कोई भी ऐसी चीज़ है, कुछ एनिमी की कोई चीज़ है, जैसे विजुअल रेंज में जितनी भी है, अब विजुअल रेंज से भी बियॉन्ड जा कर के इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, सर्विलियंस करना, वो सब चीज़ें ये फैल्कन परफॉर्म करता है, ठीक है, ताकि वॉर्न करने के लिए, आपको वार्निंग देने के लिए कि जितने भी अगर कोई मिसाइल आ रही है या फिर कोई एयर स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट वार्निंग देने के लिए ये फैल्कन काम करता है। तो सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग बियॉन्ड द विजुअल रेंज, उस पर काम करता है। फिर सर्च ट्रैक एंड गाइडेंस रेडार क्या है, बेसिकली ये इसको STGR भी कहते हैं, STGR भी कहा जाता है इसको, सर्च ट्रैक एंड गाइडेंस रेडार। इंडिया जो है इसने ये इम्पोर्ट किया है INS कोलकाता, INS शिवालिक और कमोरता क्लास फ्रिगेट्स जो है उनको बनाने के लिए, जो कि बैरक 8 सैम मिसाइल जितनी भी हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए ये कंपैटिबल है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग चीज़ें हैं जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जितने भी इमरजेंसी पावर्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस को दी हैं, ताकि वो वेपन सिस्टम जो है वो भी प्रोक्योर कर सके ऑफ अबाउट 300 करोड़ के और ऑन अर्जेंट बेसिस, ताकि बेसिकली कोई भी और फर्दर क्लियरेंसेस के बिना जो है वो चीज़ें ना हो, ठीक है, ताकि प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जा सके। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखो एक अगर बात करते हैं ना कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगह जहाँ से आप चीज़ मांगोगे और आपको मिल जाएगी, कि आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो कौन सा एक देश है, वो है इज़राइल। तो ये बहुत अच्छी पार्टनरशिप निभाता है इंडिया के साथ, एक ट्रस्टेड सप्लायर है बेसिकली। तो कैसे, इज़राइल जो है हमेशा से नो क्वेश्चन आस्क्ड सप्लायर रहा है कि जब भी आपको जो चीज़ चाहिए हमसे मांग लो, हम दे देंगे। जैसे कारगिल वॉर था 1999 का, तो उसमें इंडियन एयर फोर्स को उन्होंने UAV सप्लाई किए थे। अब इससे क्या होता है कि आपका जो मेक इन इंडिया, मेक विद इंडिया, ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं उसको एक बूस्ट मिलता है, ताकि आप जॉइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप सेटअप कर पाओ, ठीक है। ये इसकी हमने पहले भी बात डिस्कस की थी। अब इज़राइल जो है जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी रेडी टू यूज़ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी सप्लाई करता है, जिससे इंडिया जो है जितने भी उनका डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जितने भी कंस्ट्रेंट आते हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये इंडिया के लिए हेल्पफुल रहता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि इस रिलेशनशिप के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिलो पोटेंशियल। 2012 से देखा गया है कि जो इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी गिरा है, जिसमें काफ़ी गिरावट आई है, ओनली $4 बिलियन का हुआ है। कैसे, देखो ट्रेड जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, जैसे डायमंड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वो अभी तक भी एक मेजर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का एक एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखी गई है, जो मैंने आपसे अभी भी डिस्कस भी किया था कि अगर पोटैश की बात करते हैं, डायमंड्स की, केमिकल प्रोक्योरमेंट्स की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी इश्यूज़ की, सिर्फ एक डायरेक्ट फ़्लाइट है मुंबई से जो कि 3 बार जाती है एक वीक में, कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली से नहीं है। तो कनेक्टिविटी जो है इन दोनों नेशंस के बीच में वो काफ़ी वीक मानी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं ड्रॉ। फिर देखो हिस्टोरिकल ड्रॉबैक, ये एक मेजर इशू बनता है। देखो इंडिया का हमेशा से ही एक सॉवरीन और इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन के लिए एक सपोर्ट रहा है, ठीक है, और साथ में इज़राइल के साथ एक एग्जिस्टिंग पीस बनाने का भी रहा है और प्रो अरब स्टैंस इनका रहा है। तो ये एक स्टिकी पॉइंट रहा है बेसिकली। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इंडिया की कमिटमेंट जो है वो नॉन अलाइनमेंट की तरफ तो रही ही है, जिसकी वजह से इंडिया के जो इज़राइल के साथ रिलेशनशिप है वो एक फ्रीज से हो जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा लगता है इज़राइल को भी कि वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ इंडिया ज़्यादा ही लीन हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया को एक अपना रिलेशनशिप जो है इज़राइल के साथ, जितने भी कन्फ्लिक्ट इश्यूज़ हैं, ये सारे कन्फ्लिक्ट इश्यूज़ ही तो हो गए,
तो ये जितने भी कन्फ्लिक्ट इश्यूज़ आते हैं उस ऐसे इश्यूज़ में इंडिया को इज़राइल के साथ अपने जो रिलेशनशिप्स है उसको स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। साथ में लिमिटेड पीपल टू पीपल टाइज एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब बिजनेस अप्रोच में भी काफ़ी डिफरेंस आता है दोनों कंट्रीज़ के, तो इससे क्या होता है कि दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर पीपल टू पीपल टाइज भी इतने नहीं है, कल्चरल डिफरेंसेस भी काफ़ी देखे जाते हैं, तो ये कुछ मेजर इश्यूज़ बनते हैं। वे फॉरवर्ड देखो क्या क्या कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं टूरिज़्म, एजुकेशन, कल्चरल टाइज जो हैं दोनों नेशंस के बीच में इम्प्रूव करने के लिए, तो ये एक मेजर पॉइंट बनता है। आफ्टर दैट जो कल्चरल गैप है उसको आप ब्रिज कर सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा के साथ अगर इज़राइल की जो जितनी भी कनेक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकती है इस चीज़। साथ में देखो जो एक मेजर पोटेंशियल अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया और इज़राइल का जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है इन दोनों में ही काफ़ी अच्छा बहुत पोटेंशियल है, तो ये लोग काफ़ी अच्छा जा सकते हैं इसमें। और इंडिया जो है जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज इज़राइल के पास ऑलरेडी मौजूद है, इंडिया को तो उसको हार्नेस करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी खुद की मॉडर्नाइज एक इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री एक मॉडर्नाइज लेवल पर ये बना सके, ठीक है। तो कोलैबोरेशन होना चाहिए दोनों नेशंस के बीच में। तो जितना भी इज़राइल का इंडस्ट्री एकेडमिया इकोसिस्टम है उससे सीख लेनी चाहिए। उसके जो इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर है, स्टेट ऑफ आर्ट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है अलग अलग सेक्टर्स में, ये सब चीज़ें जो है इंडिया हार्नेस कर सकता है और इंडिया को इस चीज़ में मच नीडेड एडवांटेज भी है। फिर बात करें इंडो इज़राइल डिफेंस कोऑपरेशन की, तो अगर जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं, फिर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इंडो इज़राइल डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसको थोड़ा सा जॉइंट वेंचर्स में और जॉइंट R&D में थोड़ा अपस्केल करना चाहिए, ताकि इंडिया का जो एम्बिशन है एक मेजर ग्लोबल पावर बनने का वो अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हम ये जॉइंट वेंचर और जॉइंट R&D की बात करते हैं ना, तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है कि इंडिया जो है अपना एम्बिशन को अचीव कर पाए। तो यही है कि अगर एक दूसरे की पोटेंशियल को ये लोग टैप करते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इट शुड बी दी इम्पेरेटिव, ताकि इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप जो है वो एक इट्स अ मैच ट्रूली मेड इन हेवन, ठीक है। तो इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी भी। अगर आप सपोर्ट सिस्टम की बात करते हो तो आप देखोगे कि इज़राइल एक ऐसा नेशन है जो कि हमेशा से इंडिया को भी सपोर्ट करता है और इंडिया ने भी इज़राइल को सपोर्ट किया है। ऑल्दो पैलेस्टीन को भी के भी लिए इंडिया खड़ा हुआ है कि वॉर क्राइम्स वगैरह को ख़त्म होना चाहिए और जो अननेसेसरी वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और इज़राइल का जो इंट्रूजन हो रहा है गाज़ा में, वो चीज़ें भी कम होनी चाहिए। जो वायलेंस जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है गाज़ा में उससे भी कम करने की बात की गई है। तो ठीक है कि इंडिया पैलेस्टीन इशू को भी सपोर्ट करता है कि ए सॉवरीन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को, और साथ ही साथ इज़राइल के साथ भी अपने फ्रेंडली रिलेशनशिप्स पे काम करने में इंडिया वर्क करता है, ठीक है। तो ये था इस इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप्स में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।